नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के अध्याय 1 को, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। ये विज्ञान का अध्याय 1 होगा और केमिस्ट्री में ये केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 1 होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में पढ़कर समाप्त कर देंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, आप लोगों को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका पूरा, इस चैप्टर का पूरा PDF मैं आपको, एक नंबर है मेरा 7754946313, इस पर आप लोग PDF करके सेंड कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पर इस पूरे चैप्टर का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। हम सिर्फ इस चैप्टर को समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर है क्या, हमें लिखना नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप लोग बेहतरीन साफ सुथरा नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया हम किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन क्या है? रासायनिक अपक्रिया। तो इसका बेसिकली डिफिनेशन है कि जब कोई भिन्न दो पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अपक्रिया हुई है। जैसे H2 प्लस में O, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो इससे बनेगा H2O, जो कि ये पानी का सूत्र है। पानी का सूत्र है। देखिए, यहाँ पर दो पदार्थ है जो कि भिन्न है। हाइड्रोजन भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनकर आएगा, जो है H2O, यानी पानी होगा। इसका गुणधर्म भी अलग होगा और पदार्थ का रंग रूप भी अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे पीला रंग और हरा रंग को जब हम मिलाएंगे तो इससे काले रंग का निर्माण होगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं, जैसे भोजन का पकना, भोजन का पचना और दूध से दही बनना, ये सभी रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे कि रासायनिक अपक्रिया को क्या हम पुनः पहले जैसी स्थिति में पलट सकते हैं, या फिर पहले जैसी स्थिति में कर सकते हैं जैसा वो पहले था। उसके लिए 3 विधियां दी गई हैं। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है ऊर्ध्वपातन और तीसरा है उपकेंद्रीकरण। क्या इन 3 विधियों से हम किसी भी रासायनिक अपक्रिया को, या किसी भी रासायनिक जो पदार्थ है उसको हम पुनः ऐसी स्थिति में ढाल सकते हैं? जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, ये इससे जो मिलकर नया पदार्थ बना है वो पानी है। अब क्या हम पानी को पहले जैसी स्थिति में ढाल सकते हैं? जैसे H2O है, तो क्या हम इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं? तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पहले जैसी स्थिति में आ जाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले कुछ परिवर्तन, क्या क्या चेंजिंग आती हैं जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो पहला चेंजिंग हमारे पास आता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन आता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन होगा। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके रंग में भी परिवर्तन होगा। तीसरा है कि तापमान में परिवर्तन, यदि कोई पदार्थ है वो अभिक्रिया से पहले उसका तापमान कुछ और होगा और अभिक्रिया के बाद उसका तापमान परिवर्तित होकर कुछ और हो जाएगा। और चौथा है गैस का उत्सर्जन, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें कुछ ना कुछ गैस निकलेगी, यानी गैस का उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन। ठीक है, तो ये चार बेसिकली चेंजिंग है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे अभिकारक किसे कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं तो अभिकारक का परिभाषा है कि जब कोई अभिक्रिया होती है या फिर जब कोई रासायनिक जो सूत्र होता है, जैसे मान लेते हैं हमने पहले जो एग्जांपल लिया था H2 प्लस, सॉरी हाँ H2 प्लस मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे जो बनेगा वो बनेगा H2O, यानी पानी का निर्माण। तो यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी एक रासायनिक सूत्र बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व या कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हुई इसमें दो पदार्थ भाग लिए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हीं को हम अभिकारक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इन्हीं दोनों को हम क्या कहेंगे, अभिकारक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद, उत्पाद तो उत्पाद का बेसिकली जो परिभाषा है वो है कि अभिकारकों से या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थों से जब रिएक्शन होता है या फिर कह सकते हैं कि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करेंगे या दोनों अभिक्रिया करेंगे तो इनसे जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम, या कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसी को हम उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल या फिर बहुत ही कंक्लूजिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, क्या होता है रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें जो पदार्थ होते हैं या फिर कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया के जो पदार्थ हैं उनके सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया करके देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम
मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या होगा। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, किसकी उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाया जाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इधर स्पेस कम है तो मैं थोड़ा महीन अक्षरों में लिख दे रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर काट कर लिख दे रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। इसको जब हम जलाएंगे तो इससे जो नया पदार्थ बनेगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब रासायनिक समीकरण में बेसिकली कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या करेंगे कि इन जो पदार्थ होंगे उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करना है हमें, ठीक है। तो इनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करेंगे जिनसे एक समीकरण बन जाएगा। जैसे देख लीजिए मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Mg, प्लस लगा दीजिए। ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो O होता है। अब इससे जो बना है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो चाहे इसको लिख दीजिए, इसका सूत्र लिख दीजिए, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्शन करेंगे तो हम ये हो जाएगा MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का ये हो जाएगा और मैग्नीशियम का ये हो जाएगा। इसकी जो प्रतीक है उनके साथ साथ उनके जो फॉर्म होते हैं, पदार्थ के जो फॉर्म होते हैं उनको दर्शाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, तो मैग्नीशियम एक प्रकार से सॉलिड है तो इसके लिए हम S लगाएंगे। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है तो हम गैस की लगा G लगा देंगे। कहने का मतलब है कि इनकी अवस्था को भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम एक सॉलिड है, ऑक्सीजन एक गैस है और इनसे जो बनेगा वो एक प्रकार का सॉलिड ही बनेगा, पाउडर बनेगा तो वो सॉलिड बनेगा, इसलिए हम S लगा देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में समझने के लिए नोट्स के जरिए, नहीं तो फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो आप लोगों को केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि रासायनिक सूत्र कैसे बनता है। अब ये एक प्रकार का रासायनिक समीकरण बनकर तैयार हो गया, या रासायनिक सूत्र, इनका सूत्र के जरिए एक रासायनिक समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों है। देखिए रासायनिक समीकरण में बेसिकली क्या होता है कि संतुलित करने में क्या होता है कि जो मान लेते हैं कोई समीकरण है, इसको तो हम अभी संतुलित करेंगे। मान लेते हैं कोई समीकरण है Mg प्लस ऑक्सीजन, इससे जो बनेगा वो होगा MgO। अब मान लेते हैं इसमें क्या करेंगे हम कि अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे। अगर इन दोनों में परमाणुओं की संख्या भिन्न है तो उसे हम असंतुलित समीकरण या फिर कंगाली समीकरण करेंगे। उसके बाद इसको जब हम परमाणुओं की संख्या गिनकर बराबर कर देंगे तो उसे हम संतुलित समीकरण मान लेंगे, ठीक है। तो अभी हम समीकरण को संतुलित करेंगे। अब समीकरण को संतुलित किया कैसे जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम ये दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक ये और इधर का ये, ठीक है। इधर इसको हम कहेंगे अभिकारक और इसको कहेंगे हम उत्पाद। अब क्या कहेंगे, सबसे पहले हम अभिकारक को इस तरह से कैटेगरी में, जिसे दो कैटेगरी है इसका HNO3 प्लस
कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 ये 2 कैटेगरी में है। तो इसको सबसे पहले हम इधर उतार लेंगे। इसके एक एक पदार्थ के एक एक मतलब पदार्थ के एक एक परमाणु को हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है? 1 है, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन 1 है। उसके बाद नाइट्रोजन इधर 1 है, तो नाइट्रोजन 1 है। यहाँ पर हम परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। सबसे पहले इस तरफ की परमाणु की संख्या को गिनेंगे, उसके बाद इस तरफ की परमाणु की संख्या को गिनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किधर परमाणु की संख्या कम है, किधर ज्यादा है। अगर कम है तो उसको हम गुणा भाग करके जो भी करेंगे आगे हम उसको बराबर करेंगे, तभी उसे संतुलित समीकरण माना जाएगा। तो हम सबसे पहले अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या को हम सबसे पहले गिनेंगे। तो इधर देखिए हाइड्रोजन इधर 1 है और नाइट्रोजन भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 3 है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बॉक्स में समझ लीजिए बन गया। प्लस है तो प्लस को अब हम इसके बाद लिखेंगे। प्लस का हम इसको हम अलग बॉक्स में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम कितना है? 1 है, तो हम लिखेंगे कैल्शियम 1 है। अब लिखेंगे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक एक ही है, इसके नीचे एक एक छिपा होता है। अब इस दोनों ब्रैकेट के बाद 2 है, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा इससे होगा, ठीक है। तो 1 दुक्के 2 और 1 दुक्के 2, यानी हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो हम लिख सकेंगे कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। अब इसको हम एक बॉक्स में भर लेंगे। अच्छा, अब इस तरफ के परमाणु की संख्या गिन लेते हैं। इस तरफ में क्या है? कैल्शियम 1 है, ठीक है। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर 1 छिपा होता है बट इसे लिखते नहीं है। 1 है और ऑक्सीजन 3 है, उसके बाद ब्रैकेट के बाद 2 है। तो क्या करेंगे? नाइट्रोजन को 2 से गुणा करेंगे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन सबसे पहले 3 है और 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, यानी ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम बॉक्स में भर देंगे। अब इधर का देखते हैं। इधर हाइड्रोजन 2 है और एक ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। मेरा गला थोड़ा खराब है सर्दी की वजह से। तो हाइड्रोजन इधर 1 है और हाइड्रोजन इधर 2 है। आप लोगों को समझने में तो कोई परेशानी आ नहीं हो रही होगी। आइए, तो हाइड्रोजन इधर 2 है और ऑक्सीजन इधर 1 है। तो ऑक्सीजन 1 लिखेंगे, उसके बाद इसको भी हम बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन इधर 1 है और हाइड्रोजन 1 और इधर 2 है, 2 और 1 3, यानी हाइड्रोजन इधर 3 है और इधर अब हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन 2 इधर 2 ही है हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब इधर एक हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर एक हाइड्रोजन कम है। दूसरा देख लेते हैं ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन 3 और 2 5 है और इधर ऑक्सीजन 1 और 6 7 है, ठीक है। 7 ऑक्सीजन है इधर और इधर 5 ही है। तो इधर हम क्या करेंगे? इसको करने के लिए हम इसको 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये पूरे बॉक्स में गुणा होगा। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा 6। अच्छा, अब इधर भी हमें गुणा करना होगा इससे, ताकि परमाणुओं की संख्या स्टेब्लिश हो जाए, बराबर हो जाए। अब इधर देखिए हाइड्रोजन इधर अगर 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन इधर 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, हाइड्रोजन इधर हो गया 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन इधर हो गया 1, नाइट्रोजन 1 मिनट, हाँ नाइट्रोजन इधर हो गया 2 और नाइट्रोजन इधर भी हो गया 2। ऑक्सीजन इधर हो गया 6 और 2 8, ऑक्सीजन इधर भी हो गया 6 और 2 8, यानी अब हमारे पास परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। लेकिन किस किस ग्रुप में हमने गुणा करा है उसको भी हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस ग्रुप में गुणा करेंगे, यानी किया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, इसके आगे 2 लिख देंगे कि हमने इस ग्रुप में
2 से गुणा किया है। उसके बाद इधर हमने सबसे लास्ट वाले ग्रुप में गुणा किया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 और फिर H2। ये लीजिए, बस ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अगर आप लोगों को ये यहाँ पर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा आराम से, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो का जो स्पीड रेशियो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोगों को नोट्स में ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया टोटली 6 प्रकार की होती है। पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरा है वियोजन अपक्रिया, और तीसरा है द्विविस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, और चौथा है द्विविस्थापन अपक्रिया, पांचवा है अपचयन अपक्रिया, और छठा है उपचयन अपक्रिया। और फिर अपचयन और उपचयन जब एक दोनों साथ होती है तो इसको हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक को बेसिकली आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अपक्रिया का जो बेसिकली डेफिनेशन है कि जब एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हम कहेंगे कि वो एक संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, ये दो अभिकारक हैं, ये जो दो अभिकारक जब एक साथ मिलेंगे तो इसे CO2 बनेगा, यानी कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, अब हम इसकी अवस्था को भी दर्शा देते हैं। कार्बन क्या है, एक प्रकार का सॉलिड है, और ऑक्सीजन का है एक प्रकार का गैस है। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये CO2 का निर्माण करेंगे, यानी एक प्रकार का गैस का निर्माण करेंगे। ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कोयले का दहन हो रहा है, कोयले का दहन। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो वियोजन अपक्रिया का जो उदाहरण है, या फिर कह सकते हैं जो परिभाषा है, तो इसका परिभाषा है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे कोई अभिकारक है, जैसे CaCO3, ये एक अभिकारक है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। जब ये टूटेगा तो ये 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाएगा। जैसे जब ये टूटेगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम और CO2 में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है कि कोई भी अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे ही हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अच्छा, ये जो टूटा है ये उष्मा के कारण टूटा है, उष्मा की वजह से टूटा है, इसलिए वियोजन अपक्रिया भी 3 प्रकार की होती है। वियोजन अपक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला है उष्मीय वियोजन, दूसरा है विद्युत वियोजन, और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। ठीक, अब एक एक को हम बारीकी से समझते हैं। पहला है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन का यही उदाहरण है, जब किसी अभिकारक को उष्मा द्वारा तोड़ा जाता है तो उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन का उदाहरण क्या होगा कि जब किसी अभिकारक को हम विद्युत द्वारा
या फिर कह सकते हैं उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, और धारा प्रवाहित होने के बाद जब वो टूटेगा तो उसे हम विद्युत वियोजन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे विद्युत वियोजन, इसके उदाहरण में होगा जैसे कोई उत्पाद है 2H2O, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर जब हम धारा प्रवाहित करेंगे विद्युत द्वारा, जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये 2H2 प्लस O में बदल जाएगा। ठीक है, 2H2 प्लस O में बदल जाएगा। तो ये दो भाग में बदल गया, दो उत्पाद में बदल गया, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित की गई है। तो यही होगा विद्युत वियोजन की अपक्रिया उदाहरण। सॉरी, ठीक है। और प्रकाशीय वियोजन में क्या होगा कि जब किसी अभिकारक को हम प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। इसका बहुत ही इजी डेफिनेशन है। ठीक है, जब किसी अभिकारक को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं और द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई पदार्थ या फिर कह सकते हैं जब किसी अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये Fe यानी लोहा अधिक क्रियाशील तत्व है और कापर कम क्रियाशील तत्व है। तो कापर क्या करेगा कि जो लोहा है वो कापर को इसके स्थान से हटाकर या विस्थापित करके इधर दाढ़ी ले जाएगा और इसका स्थान ये खुद ले लेगा। तो देखिए, कापर की जगह पर यहाँ पर Fe हो गया है और Fe को हटाकर यहाँ पर दाढ़ी कर दिया गया है, यानी इसको इसके यौगिक से विस्थापित कर दिया है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, उसी तरह है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में थोड़ा चेंजिंग है। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि इसमें पदार्थों के आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, सोडियम जो है वो इसके जगह आ जाएगा, यानी बेल्जियम के जगह पर आ जाएगा, और ये वाला उठ के इसके जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये उसके इसके जगह पर आ जाएगा और ये वाला उठ के इसके जगह पर आ जाएगा। तो देखिए, ये Ba उठ के SO4 के जगह पर देखिए आ गया है, और ये जो Na सोडियम है ये उठ के Cl2 के जगह पर आ गया है, यानी 2NCl2। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसके जगह आ गया है। तो यही होगा द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। नोट्स आप लोगों को जो नंबर दिया था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, उस पर आप लोग PDF मांग लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, प्लीज सर प्रोवाइड दिस PDF। आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, इसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। उपचयन अपक्रिया, तो देखिए उपचयन अपक्रिया में क्या होता है कि इस अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ही हम उपचयन अपक्रिया कहेंगे। जैसे H+O2, ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इससे जो बनेगा नया पदार्थ वो क्या होगा, H2। सॉरी, ये उदाहरण नहीं है, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन की ह्रास हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा CO2, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, उसे ही हम उपचयन अपक्रिया कहेंगे। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया में क्या होगा कि अपचयन अपक्रिया, इसमें क्या होगा कि
ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन में वृद्धि होगी। जैसे H2+ O यानी ऑक्सीजन, ये हो जाएगा H2O यानी ऑक्सीजन में इसमें वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन में इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, इसमें ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है। इसके फॉर्म को भी हम दर्शा देंगे, यानी अवस्था को भी इसके दर्शा देंगे। तो हाइड्रोजन की अवस्था होती है सॉलिड, ऑक्सीजन की गैस, इससे बनेगा लिक्विड। इसमें कार्बन एक प्रकार का सॉलिड है, ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है, इससे बनेगा वो होगा गैस। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए, अब जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होंगी तो उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ और नहीं है, यही है जब अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे संक्षारण किसे कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण का उदाहरण होगा कि जब कोई धातु वायु, पानी, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, जिस कारण वो क्या हो जाता है, संक्षारण धातु कहलाता है। ठीक है, जब कोई धातु होता है, मान लेते हैं लोहा हो गया या फिर कोई और बहुत सारी धातुएं हैं, जब वो लोहा पानी, वायु, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है, इसलिए उसे हम संक्षारण धातु कहेंगे। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग चढ़ना, लोहा पर जंग चढ़ना। और दूसरा है चांदी पर काली परत चढ़ना, चांदी पर काली परत चढ़ना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम देखते हैं विकृत गंधिका। विकृत गंधिका क्या है? विकृत गंधिका तो देखिए, विकृत गंधिका में क्या होता है कि जब कोई वसा, तेल युक्त या फिर कोई भी खाने पीने वाली चीजें होती हैं, कुरकुरा वगैरह जो बच्चे खाते हैं, वो सभी चीजें क्या होती हैं, जब हवा के संपर्क में आ जाती हैं तो उनका जो स्वाद होता है और गंध होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें नमी आ जाती है, तो इसलिए उसे हम कह सकते हैं कि वो विकृत गंधिका हो गई, विकृत गंधिका का एक उदाहरण हो गया है। ठीक है, तो विकृत गंधिका में क्या होगा कि जब कोई वस्तु जब कोई खाद्य वस्तु जैसे कुरकुरा, ब्रेड इत्यादि, ये सब जब हवा के संपर्क में आते हैं तो इसके स्वाद और इनके गंध में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो यही है विकृत गंधिका कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं CH4 और ऑक्सीजन और CO2, इससे जो बनेगा CO2 और 2H, यानी इसमें क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद यही है ना, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए, ये जो दो अभिकारक अभिक्रिया करेंगे तो इससे उत्पाद का निर्माण होगा, तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ ये चैप्टर होता है द एंड। ठीक है, ये चैप्टर अब आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और जितने भी नए
दोस्त है, मेरे भाई है, उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। अगला वीडियो भी अगले चैप्टर का वन शॉट ही होगा और बहुत ही कम समय में आप लोगों के संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा और आप लोगों को यूपी बोर्ड 2025 में टॉपर बनाकर ही छोड़ा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।